हेलो, आज की वीडियो में हम जो प्ले करने वाले हैं उसका नाम है किंग लियर। इससे पहले हम विलियम शेक्सपियर का हैमलेट और ओथेलो कवर कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था विलियम शेक्सपियर की जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं उसमें पहले नंबर पे थी हैमलेट, दूसरे नंबर पे ओथेलो, तीसरे नंबर पे किंग लियर जो थी वो आज हम करने वाले हैं, और चौथे नंबर पे कौन है, मैकबेथ। तो मैं आपको बता दूं जो किंग लियर जो था वो लिखा गया था 1605 से 6 के बीच में, और ये पब्लिश हुआ था 1608 में। तो सबसे पहले हम किंग लियर की समरी पढ़ेंगे, इसके बाद जो भी इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, और इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस जो हैं वो अलग अलग कैरेक्टर्स के द्वारा बोली गई हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस जो हैं वो आपके समरी से कवर हो जाएंगे। आप अच्छे से जो समरी है उसको सुनना। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं मैं उनको बीच बीच में हाईलाइट करते हुए चलूंगा कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, मजा आएगा आपको। चलिए पढ़ते हैं। Lear, the aging king of Britain, decides to step down from the throne and divides his kingdom evenly among his 3 daughters. लियर कौन है? ब्रिटेन का किंग है, बूढ़ा हो रहा है, डिसाइड करता है कि वो थ्रोन से नीचे उतर जाएगा और अपना जो किंगडम है वो अपनी 3 डॉटर के बीच में इवनली इक्वल डिवाइड कर देगा। लेकिन होता क्या है, फर्स्ट हाउएवर ही पुट्स हिज डॉटर थ्रू अ टेस्ट। लेकिन वो सोचता है कि पहले वो अपनी बेटियों का एक टेस्ट ले ले, आस्किंग ईच टू टेल हिम हाउ मच शी लव्स हिम। वो हर किसी से पूछेगा कि वो उससे कितना प्यार करती हैं। तो उसकी जो बेटियां होती हैं गॉनविल, वीगन जो हैं वो उसकी ओल्डर डॉटर, मतलब जो उसकी बड़ी बेटियां हैं, वो अपने फादर को फ्लैटरिंग आंसर्स देती हैं, चापलूसी भरे हुए आंसर, ठीक है, बहुत प्यार करती हैं ऐसा वैसा। लेकिन जो उसकी छोटी बेटी होती है कॉर्डेलिया, वो कैसी होती है, यंगेस्ट होती है और फेवरेट डॉटर भी होती है लियर की, लेकिन वो शांत रहती है और वो कहती है शी हैज नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब हाउ मच शी लव्स हर फादर। वो कहती है कि उसके पास कोई शब्द ही नहीं है कि वो अपने पिता से कितना प्यार करती है, वो उसे इन्हें शब्दों में नहीं बता सकती है। मतलब वो एक तरह से जो फालतू की चापलूसीगिरी होती है वो दिखाने से मना कर देती है अपनी बाकी की 2 बहनों की तरह। लेकिन इससे क्या होता है, जो बूढ़ा राजा होता है उसको गुस्सा आ जाता है। लियर फ्लाइज इनटू अ रेज एंड डिसोन्स कॉर्डेलिया। वो कॉर्डेलिया को डिसोन कर देता है, वो तो कुछ भी नहीं देता है, क्योंकि सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने किंग लियर की बूढ़े राजा की तारीफ करने से मना कर दिया। अब यहाँ से जो स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग बनती है। किंग ऑफ फ्रांस जो था हु हैज कोर्टेड कॉर्डेलिया सेज दैट ही विल स्टिल वांट्स टू मैरी हर इवन विदाउट हर लैंड। वो कहता है कि वो अभी भी कॉर्डेलिया से शादी कर लेगा, चाहे उसे कुछ मिले चाहे ना मिले। ओके, शी अकम्पनीज हिम टू फ्रांस विदाउट हर फादर्स ब्लेसिंग। और वो अपने फादर की ब्लेसिंग लिए बिना ही उसके साथ कहाँ चली जाती है, फ्रांस चली जाती है। ओके, फिर से समझाऊंगी एक बार कहानी में क्या हुआ। किंग लियर था, बूढ़ा राजा था, वो डिसाइड करता है कि वो अपना जो किंगडम है वो अपनी तीनों बेटियों के बीच में इक्वली बांट देगा। तीनों बेटियों के नाम है गॉनविल, वीगन एंड कॉर्डेलिया। जो बड़ी 2 बेटियां होती हैं बहुत चालाक होती हैं, चापलूस होती हैं, मक्खन लगाती हैं पिता को, और उनका जो पिता है बहुत खुश होता है और उनको बढ़िया फॉर्च्यून देता है। लेकिन जो छोटी बेटी है कॉर्डेलिया, वो फ्लैटर करने से मना कर देती है अपने पिता को, और उसको कुछ भी नहीं मिलता है, और किंग ऑफ फ्रांस जो है वो उससे शादी कर लेता है और वो उसके साथ बाहर चली जाती है। चलिए आगे देखते हैं। Lear quickly learns that he made a bad decision. Cornwell and Wigan swiftly begin to undermine the little authority that Lear still holds. होता क्या है, लियर जो है, किंग लियर, उसको जल्दी ही रियलाइज हो जाता है कि उसने बहुत ही गलत डिसीजन लिया है। जो गॉनवेल और ईगन है वो अपने ट्रू कलर्स जो हैं वो दिखाना शुरू कर देती हैं, और जो थोड़ी बहुत अथॉरिटी लियर के पास होती है उसको भी वो दबाना चालू कर देती हैं। अनेबल टू बिलीव दैट हिज बिलव्ड डॉटर्स आर बिट्रेइंग हिम। उसको विश्वास ही नहीं होता है किंग लियर को कि उसकी जो इतनी अच्छी बेटियां थी जो उसके बारे में इतना अच्छा अच्छा कहती हैं वो अब उसको धोखा देना चालू कर दिया है। तो लियर जो है वो धीरे धीरे पागल होना शुरू हो जाता है। He flees his daughter's house to wander on a heath during a great thunderstorm. एक थंडरस्टॉर्म के टाइम वो कहाँ चला जाता है, अपने जो डॉटर्स हैं, अपनी जो बेटियां हैं उनके घर से भाग जाता है और हेथ में चला जाता है। देखो हेथ क्या होता है, हेथ एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे जो जंगली पेड़ पौधे उगे होते हैं, और वो जो लैंड होती है वो एग्रीकल्चर के पर्पज से सुटेबल नहीं होती, उसको हेथ बोलते हैं। Accompanied by his fool and by Kent, a loyal nobleman in disguise. लेकिन उसके साथ 2 लोग और भी जाते हैं। एक तो उसका फूल होता है, ओके, किसका, किंग का, और कैंट होता है एक और लॉयल नोबलमैन होता है जो कि बेस बदल के उसके साथ बह रहा होता है, डिस्गाइज में होता है। किंग लियर को नहीं पता होता है कि ये डिस्गाइज में है, लेकिन वो डिस्गाइज में होता है। ओके, मीनवाइल इसी दौरान क्या होता है, एन एल्डरली नोबलमैन नेम्ड ग्लूसेस्टर ऑल्सो एक्सपीरियंसेस फैमिली प्रॉब्लम। उसी के कोर्ट में एक अर्ल होता है ग्लूसेस्टर नाम का, उसकी भी कुछ पारिवारिक समस्याएं चल रही थी। उसके 2 बेटे थे, देखो दोनों के मैं नाम बताऊंगा, एक का नाम था एडमंड और दूसरे का नाम था एडगर, ध्यान रखने होंगे।
इलेजिटिमेट कौन था? एडमंड था। ठीक है, ये इलेजिटिमेट था और जो लेजिटिमेट सन था उसका वो एडगार था। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब होता क्या है, उसका जो इलेजिटिमेट सन होता है एडमंड, वो ट्रिक मतलब उसको धोखा देता है, उसको ऐसा विश्वास दिलाता है कि उसका जो लेजिटिमेट सन है एडगार उसको मारना चाहता है। ये एडमंड इसको अपने पिता ग्लूसेस्टर को ऐसा भड़काता है कि तुम्हारा जो लेजिटिमेट सन एडगार है वो तुम्हें मारना चाहता है। अब जो उसका फादर है ग्लूसेस्टर, वो एडगार के पीछे क्या लगा देता है? लोग लगा देता है कि वो उसको मार दें। तो फीलिंग द मैन हैंड दैट हिज फादर हैज सेट फॉर इन, एडगार डिस्गाइसेस हिमसेल्फ एज क्रेजी वैगर एंड कॉल्स हिमसेल्फ पुअर टॉम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, जो भी मैन हैंड उसके फादर ने उसके पीछे लगा रखा था उससे वो भाग जाता है और अपने आप को छुपा लेता है, बेस बदल लेता है वो भी एक क्रेजी वैगर का, और अपना नाम क्या रखता है? पुअर टॉम। ओके, लाइक लियर ही हेड्स आउट ऑन टू हेथ, और लियर की तरह वो भी जो हेथ है उस तरफ चला जाता है। लेकिन इसी बीच जो लॉयल ग्लूसेस्टर है, ग्लूसेस्टर जो है वो किंग के लिए बहुत ही लॉयल है, और उसको ये रियलाइज होता है दैट लियर्स डॉटर हैव टर्न्ड अगेंस्ट देयर फादर, कि जो लियर की बेटियां हैं वो अपने पिता के अगेंस्ट हो गई हैं। तो वो डिसाइड करता है टू हेल्प लियर इन स्पाइट ऑफ द डेंजर, वो खतरा होने के बावजूद भी लियर की हेल्प मदद करने का डिसाइड करता है। इसी बीच जो रीगन है, जो उसकी मिडिल डॉटर है, एंड हस्बैंड, उसके हस्बैंड का नाम ध्यान रखना कॉर्नवॉल, डिस्कवर हिम हेल्पिंग लियर। रीगन और कॉर्नवॉल जो उसका हस्बैंड है उसको पता चलता है कि ग्लूसेस्टर जो है वो लियर की मदद कर रहा है, तो वो उसको एक्यूज हिम ऑफ ट्रेजन, उसको उस पर राजद्रोह का आरोप लगाते हैं, उसको अंधा कर देते हैं। तो वो कहानी में कौन अंधा हो जाता है? ग्लूसेस्टर, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एंड टर्न हिम आउट टू वॉन्डर द कंट्री साइड, उसको छोड़ देते हैं कंट्री साइड में भटकने के लिए। He ends up being led by his disguised son Edgar toward the city of Tower। होता क्या है, अब उसका जो डिस्गाइज सन होता है एडगार, जो पूरा टाउन का बेस बदल के रह रहा था, अब वही उसकी मदद करता है। समझ में आ रहा है ना? जो एडगार, जिसको लगता था ग्लूसेस्टर को कि ये एडगार मुझे मारना चाहता है, वो ही एडगार अब उसकी मदद करता है और उसको सिटी ऑफ डोवर में लेके आता है। और उस जगह पे लियर जो है वो पहले से ही लाया जा चुका था। होता क्या है, डॉवर में फ्रेंच आर्मी जो होती है लैंड्स एज पार्ट ऑफ एन इन्वेजन लेड बाई कॉर्डेलिया इन एन एफर्ट टू सेव हर फादर। अब फ्रेंच आर्मी होती है, ठीक है, फ्रेंच आर्मी कौन लेके आया होता है? उसकी सबसे छोटी बेटी किंग लियर की कॉर्डेलिया, इस एफर्ट में कि वो अपने पिता को बचाएगी। अब जो एडमंड होता है अपेरेंटली बिकम्स रोमांटिकली इंटेंगल्ड विद बोथ रीगन एंड कॉर्नवेल। अब देखो ये कितनी इमोरल भी होती हैं। जो एडमंड है इन दोनों के साथ ही जो है रोमांटिकली इंटेंगल हो जाता है, एंगेज्ड हो जाता है, इन दोनों के साथ रोमांस करने लगता है। तो गॉनविल, जिसके हस्बैंड का नाम हम पहली बार पढ़ेंगे एल्बनी, ठीक है, देखो वीगन के हस्बैंड का क्या नाम था? कॉर्नवॉल, गॉनविल के हस्बैंड का नाम एल्बनी। अब ये जो एल्बनी होता है ये अच्छा होता है, ठीक है, इसके मन में क्या होती है? सिंपैथी होती है लियर के लिए। और गॉनविल एंड एडमंड कंस्पायर्स टू किल एल्बनी, गॉनविल और एडमंड इसीलिए जो है वो एल्बनी को मारना भी चाहते हैं। वो कहते हैं इसको रास्ते से हटाओ, क्योंकि ये सिंपैथेटिक है टुवर्ड्स लियर, और दूसरी चीज वो दोनों आपस में प्यार भी करते थे। अब क्या होता है, दैट डेस्पेयरिंग ग्लूसेस्टर ट्राइज टू कमिट सुसाइड। जो ग्लूसेस्टर बहुत दुखी हो जाता है जीवन से, एक तो अंधा हो गया है, ऊपर से उसका जो इलेजिटिमेट सन है उसने उसको धोखा दे दिया, तो वो सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन एडगार जो है वो उसको बचा लेता है बाई पुलिंग द स्ट्रेंज ट्रिक ऑफ लीडिंग हिम ऑफ एन इमेजिनरी क्लिफ। अगर कोई बाहर का नॉइज आ रहा है प्लीज इग्नोर दैट। मीनवाइल इसी दौरान क्या होता है, द इंग्लिश ट्रूप्स रीच टॉवर एंड इंग्लिश लेड बाई एडमंड डिफीट द कॉर्डेलिया लेड फ्रांच। होता क्या है, जो इंग्लिश ट्रूप्स हैं वो भी डॉवर पहुंचते हैं, लड़ाई होती है इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में, और इंग्लिश आर्मी जो है वो कौन लीड कर रहा था? एडमंड लीड कर रहा था, और वो हरा देता है जो कॉर्डेलिया लेड फ्रेंच आर्मी होती है उसको। लियर और कॉर्डेलिया जो होते हैं उन्हें कैप्चर मतलब पकड़ लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। अब जो क्लाइमैक्टिक सीन है उसमें क्या होता है, एडगार जो एडमंड का भाई होता है वो उससे लड़ता है, उसको मार देता है, ठीक है, फाइनली एडमंड तो मर गया। होता क्या है, अभी लर्न ऑफ द डेथ ऑफ ग्लूसेस्टर, इसी बीच हमें पता चलता है कि ग्लूसेस्टर भी मर गया। गॉनविल पॉइजन्स वीगन आउट ऑफ जेलसी ओवर एडमंड, और गॉनविल जो है वो इसी बीच वीगन को पॉइजन जहर दे देती है, वो जेलस होती है उससे, क्योंकि जो एडमंड मैंने बताया था दोनों के साथ रोमांस कर रहा था, तो गॉनविल एडमंड को पाने के लिए रीगन को मार देती है, लेकिन बाद में वो अपने आप को भी मार लेती है। When a treachery is revealed to Albany, वो अपने आप को कब मारती है? जब ड्यूक ऑफ एल्बनी को पता चलता है उसके हस्बैंड को उसकी ट्रेचरी धोखेबाजी के बारे में। One's betrayal of Cordelia leads to her needless execution in prison, इसी बीच कॉर्डेलिया को प्रिजन में एग्जीक्यूट कर दिया जाता है।
और जो लियर है फाइनली डाइज आउट ऑफ ग्रीफ एट कॉर्डेलियाज पासिंग। और जो किंग लियर होता है उसको अपनी छोटी बेटी के जाने का इतना दुख होता है कि वो भी दुख में मर जाता है, तो लियर भी मर जाता है। ठीक है, कॉर्डेलिया भी मर जाती है। बचता कौन है? ड्यूक ऑफ एल्बनी बचता है, एडगार बचता है, एलडब्ल्यू कैंट बचता है। आई लेफ्ट टू टेक केयर ऑफ द कंट्री अंडर अ क्लाउड ऑफ सॉरो एंड रिग्रेट। ओके, आई होप आपको कहानी क्लियर हुई होगी। कुछ चीज अगर नहीं समझ में आई हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से कैरेक्टर प्ले में आए थे। सबसे पहले हम बात करेंगे किंग लियर की। बताया था द एजिंग किंग ऑफ ब्रिटेन एंड द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द प्ले। प्रोटोगोनिस्ट है, हीरो है प्ले का। लियर इज यूज्ड टू एंजॉयिंग एब्सोल्यूट पावर एंड टू बीइंग फ्लैटर्ड। ठीक है, उसको एब्सोल्यूट पावर एंजॉय करना पसंद है और चापलूसी भी पसंद है। ही डज नॉट रिस्पॉन्ड वेल टू बीइंग कंट्राडिक्टेड और चैलेंज। अगर उसको कोई चैलेंज करे या विरोधाभास करे उसका, तो वो चीज उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले होता क्या है, हिज वैल्यूज आर नोटेबली हॉलो। उसकी जो वैल्यू है वो कैसी है? हॉलो है। ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं है उनमें। ही प्रायोरिटाइज द अपीयरेंस ऑफ लव ओवर एक्चुअल डिवोशन। वो प्यार का दिखावा ज्यादा पसंद करता है बजाय एक्चुअल डिवोशन के। एंड विशेस टू मेंटेन द पावर ऑफ अ किंग व्हाइल अनबर्डनिंग हिमसेल्फ ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी। और वो ऐसा चाहता है, वो मतलब किंग अपना जो बर्डन है वो एज अ किंग वो उतारना भी चाहता है, लेकिन जो पावर ऑफ द किंग है उसको खोना नहीं चाहता है। ठीक है, नेवरदलेस ही इंस्पायर्स लॉयल्टी इन सब्जेक्ट्स सच एज ग्लूसेस्टर, कैंट, कॉर्डेलिया एंड एडगार, ऑल ऑफ whom risk their lives for him। इसके बावजूद भी क्या होता है, जो ग्लूसेस्टर होता है, कैंट होता है, कॉर्डेलिया होती है, एडगार होते हैं, वो सब अपनी लाइफ जो है वो उसके लिए खतरे में डालते हैं और अपनी लॉयल्टी जो है वो उसके लिए बनाए रखते हैं। देखो कितने अच्छे लोग मिले थे उसके आसपास, जिन जिन लोगों से वो नफरत करता था एंड में वही लोग उसके काम आते हैं। अब होता क्या है, कॉर्डेलिया जो होती है लियर की यंगेस्ट डॉटर होती है, डिसोन्ड बाय हर फादर फॉर रिफ्यूजिंग टू फ्लैटर हिम। ठीक है, कॉर्डेलिया उसकी सबसे छोटी बेटी होती है, वो उसको फ्लैटर करने से, उसकी चापलूसी करने से मना कर देती है। लेकिन कॉर्डेलिया जो है वो सबके द्वारा उसका सम्मान किया जाता था, हेल्ड इन एक्सट्रीमली हाई रिगार्ड बाय ऑल द गुड कैरेक्टर्स इन द प्ले। द किंग ऑफ फ्रांस मैरिज हर फॉर हर वर्च्यू अलोन। जो किंग ऑफ फ्रांस होता है वो उससे बस उसके गुणों के कारण ही शादी करता है। ओवरलुकिंग हर लैक ऑफ डाउरी, उसे कुछ भी डाउरी में दहेज में नहीं मिलता है। सी रिमेन्स लॉयल टू लियर डिस्पाइट हिज क्रूअल्टी टुवर्ड्स हर। वो लियर के प्रति निष्ठावान रहती, वफादार रहती है, बजाय इसके कि उसके फादर ने उसको बहुत ही क्रूअली ट्रीट किया था। उसको फॉरगिव मतलब उसको क्षमा कर देती है। डिस्प्लेज अ माइल्ड एंड फॉरबियरिंग टेम्परामेंट इवन टुवर्ड्स हर एबल सिस्टर। उसका जो टेम्परामेंट है अपनी सिस्टर्स के लिए भी बहुत ज्यादा तीखा या कड़ा नहीं है। ठीक है, उनके लिए भी उसका जो टेम्परामेंट है कैसा है, माइल्ड है। तो उसकी जो सिस्टर होती है कॉर्नवेल एंड वीगन होती है। डिस्पाइट हैव ऑब्वियस वर्च्यूज, कॉर्डेलिया रेटिसेंसेस मेक्स हर मोटिवेशंस डिफिकल्ट टू रीड। उसके जो ऑब्वियस वर्च्यू होते हैं, मतलब जो गुण होते हैं, इन सब के बावजूद भी जो कॉर्डेलिया की रेटिसेंस मतलब साइलेंस जो होती है, जो उसकी चुप्पी होती है, वो उसके मोटिवेशंस को डिफिकल्ट टू रीड मतलब पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट बनाती है कि वो वास्तव में चाहती क्या है। एज इन हर रिफ्यूजल टू डिक्लेयर As in her refusal to declare her love for her father at the beginning of the play। जैसे प्ले के स्टार्टिंग में क्या होता है, वो अपने फादर के बारे में दो शब्द भी बोलने से मना कर देती है। भाई बोल देती क्या हो गया है ना, उसके अगर पिता सुनना चाहते हैं। अब बात करते हैं गॉनविल। गॉनविल क्या है, रूटलेस ओल्डेस्ट डॉटर, सबसे बड़ी डॉटर है, वाइफ है किसकी, ड्यूक ऑफ एल्बनी की। मैंने बताया था ये एल्बनी कैसा होता है, अच्छा होता है। गॉनविल इज जेलस, ट्रेचरस एंड अमोरल। शेक्सपियर्स ऑडियंस वुड हैव बीन particularly shocked at Gonville's aggressiveness, a quality that it would not have expected in a female character। शेक्सपियर की जो उस टाइम की ऑडियंस थी वो थोड़ा शॉक हो सकती है गॉनविल की एग्रेसिवनेस से, क्योंकि इस तरह की क्वालिटी जनरली फीमेल कैरेक्टर्स में उस टाइम नहीं होती थी। She challenges Lear's authority, boldly initiates an affair with Edmund and wrests military power away from her husband। देखो वो क्या क्या काम करती है, एक तो जो किंग लियर है उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करती है, ठीक है, एडमंड के साथ अफेयर चलाती है और मिलिट्री पावर भी है जो अपने हस्बैंड से छीन लेती है। अब हम बात करते हैं मिडिल डॉटर वीगन की। वो क्या है, मिडिल डॉटर है, वाइफ है किसकी, कॉर्नवॉल की। ये बहुत बुरा होता है। ठीक है, वीगन जो है वो भी रूटलेस है अपनी बहन गॉनविल की तरह, एग्रेसिव भी है इन ऑल द सेम वेज। In fact, it is difficult to think of any quality that distinguishes her from her sister। ऐसे उसके अंदर कोई भी गुण नहीं है जो उसको उसकी बहन से अलग बनाता है, बिल्कुल अपनी बहन की तरह ही है। When they are not egging each other on to further acts of cruelty, they jealousy compete for the same man, Edmund। ठीक है, वो एक ही आदमी एडमंड के लिए लड़ते रहते हैं। अब हम बात करेंगे ग्लूसेस्टर की। ये नॉवल मैन है, लॉयल है किंग के लिए। ठीक है, जैसा हमने बताया था उसकी जो रैंक है वो कैसी है, अर्ल है।
इज बिलो दैट ऑफ ड्यूक, ड्यूक से थोड़ा नीचे रैंक होती है। अब द फर्स्ट थिंग वी लर्न अबाउट ग्लूसेस्टर इज दैट ही इज एन अडल्टवर। वो कैसा है? अडल्टवर है, क्योंकि उसने एक ऐसा बेटा पैदा किया था जो कि बास्टर्ड था, मतलब उसकी वाइफ से नहीं था। उसका क्या नाम था? एडमंड। हिज फेट इज इन मैनी वेज पैरेलल टू दैट लियर। उसका जो फेट है, उसका जो भाग्य है, वो कई सारे तरीकों से समांतर होता है किसके? लियर की तरह। मतलब लियर भी कैसा होता है? वो भी अपने बच्चों को मिसजज करता है, ठीक है, समझ नहीं पाता है। ऐसे ग्लूसेस्टर भी है, वो उस बेटे पे ज्यादा भरोसा करता है जो उसको मारने की प्लानिंग करता था, ठीक है। तो उसका जो फेट है वो कैसा? सिमिलर होता है लियर की तरह। ही मिसजजेस व्हिच ऑफ हिज चिल्ड्रन टू ट्रस्ट। उसको पता ही नहीं होता है कि किस बच्चे पे भरोसा करना है। He appears weak and ineffectual in the early acts. शुरुआत में तो लगता है कि वो कैसा है? कमजोर है, ठीक है, ineffectual, अप्रभावी है। लेकिन when he is unable to prevent Lear from being turned out of his own house, but he later demonstrate that he is also capable of great bravery. बाद में हमें फिल्म में पता चलता है कि उसके अंदर बहुत सारी बहादुरी जो है वो भी छिपी हुई है। अब हम बात करेंगे एडमंड की। एडमंड कौन है? ग्लूसेस्टर का यंगर इलेजिटिमेट सन है। एडमंड रिसेंट्स हिज स्टेटस एज अ बास्टर्ड एंड स्कीम्स टू असर्ट ग्लूसेस्टर्स टाइटल। वो ग्लूसेस्टर के टाइटल को हड़पना चाहता है। पजेशन जो है एडगार, उसको लगता है सारा पजेशन जो है वो एडगार को मिल जाएगा, तभी वो ये कॉन्स्पिरेसी जो है वो बनाता है कि एडगार जो है वो ग्लूसेस्टर को मारना चाहता है। ही इज अ फॉर्मिडेबल करेक्टर। फॉर्मिडेबल करेक्टर है क्योंकि वो सारी चीजें वो लगभग जीत पाता है। सक्सीडिंग इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ हिज स्कीम्स एंड बैकिंग डिस्ट्रक्शन अपॉन वर्चुअली ऑल ऑफ द अदर करेक्टर्स। लेकिन एंड में क्या होता है? एडगार उसको मार देता है। एडगार कैसा है? ग्लूसेस्टर का ओल्डर लेजिटिमेट सन है। एडगार प्लेज मैनी डिफरेंट रोल्स। बहुत सारे ये रोल प्ले में बदलता है, जिसमें पुअर टॉम वाला ज्यादा फेमस है। सबसे पहले वो एक गैलेबल फूल जो है इजली ट्रिक्ड बाय हिज ब्रदर, उसका रोल अपनाता है। उसके बाद एक डिस्गाइज एज अ मैड बैगर, एक पागल भिखारी का रोल जो है वो लेता है टू इवेड हिज फादर्स मैन, अपने फादर के जो आदमी है उनसे बचने के लिए। देन कैरिंग हिज इम्पर्सनेशन फर्दर टू एड लियर एंड ग्लूसेस्टर। और वो इम्पर्सनेशन जो होता है उसका पुअर टॉम वाला, उसको कैरी रखता है अपने पिता और ग्लूसेस्टर और किंग लियर की मदद करने के लिए। फाइनली क्या होता है? अपीयरिंग एज एन आर्मर्ड चैंपियन टू अवेंज हिज ब्रदर्स ट्रेजन। उसके बाद अब वो अपने भाई से बदला भी लेता है। एडगार्स प्रोपेंसिटी फॉर डिस्गाइसेस एंड इम्पर्सनेशन मेक्स इट डिफिकल्ट टू करेक्टराइज हिम इफेक्टिवली। क्योंकि वो इतने सारे करेक्टर्स में रहता है तो एक पर्टिकुलर जो उसका कोई क्वालिटी है वो बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है प्ले में। अब बात करते हैं कैंट की। कैंट को बताया था स्टार्टिंग में, जब लियर हेथ पे जाता है तो उसके साथ वो रहता है। अ नोबल मैन ऑफ द सेम रैंक एज ग्लूसेस्टर। ग्लूसेस्टर की तरह ये भी क्या है? अबल है, ठीक है। कोई लॉयल टू किंग लियर, ये भी किंग लियर के लिए क्या है? लॉयल है। कैंट जो है स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द प्ले डिस्गाइज्ड एज अ पीजेंट कॉलिंग कैसियस। एक पेजेंट होता है, सॉरी कैसियस नहीं, केएस है, ठीक है। तो इसमें जो कैंट है वो डिस्गाइज रहता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप ध्यान रखना। सो दैट ही कैन कंटिन्यू टू सर्व लियर इवन आफ्टर लियर बेनिफिट्स हिम। अब देखो लियर कितना पागल होता है, वो इसको भी राज्य से निकाल देता है कैंट को, लेकिन कैंट फिर भी इसके लिए लॉयल रहता है, डिस्गाइज करता है अपने आप को और उसकी मदद करता रहता है। तो कितने अच्छे लोग मिले थे किंग लियर को। ही इज एक्सट्रीमली लॉयल बट ही गेट्स हिमसेल्फ इनटू अ ट्रबल थ्रू आउट द प्ले बाय बीइंग एक्सट्रीमली ब्लंट एंड आउटस्पोकन। वो पूरे प्ले में अपने आप को परेशानी में डालता रहता है। एल्बनी कौन है? एल्बनी अच्छा होता है, मैंने आपको बताया था। उसकी बेटी जो गॉनविल है उसका हस्बैंड है। एल्बनी इज गुड एट हार्ट एंड ही इवेंचुअली डिनाउंसेस एंड अपोजेस द क्रुएल्टी ऑफ कॉर्नविल, वीगन एंड कॉर्नवॉल। येट ही इज इंडिसाइसिव। फिर भी वो कैसा है? इंडिसाइसिव है, मतलब निर्णय लेने में अक्षम है। लैक फोरसाइट, दूरदर्शिता की कमी है। रियलाइजिंग द इविल्स ऑफ हिज एलाइज क्वाइट लेट इन प्ले। वो अपने जो एलाइज होते हैं उनके जो इविल बुराइयां होती हैं वो काफी उसे देर से समझ में आती है। अब जो कॉर्नवॉल होता है वो कौन होता है भाई? कॉर्नवॉल जो होता है वो हस्बैंड होता है लियर की डॉटर वीगन का। अनलाइक एल्बनी, कॉर्नवॉल इज domineering, cruel, violent, and he works with his wife and sister-in-law Gonville to persecute Lear and Gloucester. वो अपनी वाइफ और सिस्टर इन लॉ के साथ काम करता है लियर और ग्लूसेस्टर को सताने के लिए। अब देखो फूल कौन होता है? लियर का जेस्टर होता है, मस्करा होता है, who use his double talk and seemingly frivolous song to give Lear important advice। क्या छोटे मोटे तुच्चे गाने गाता रहता है, लेकिन बहुत ही उन गानों के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस जो है वो फूल जो है वो किंग लियर को दे जाता है। अब जो अगला करेक्टर है ऑसवाल्ड, ये स्टुअर्ड है और चीफ सर्वेंट है किसका? गॉनविल का, ठीक है। ऑसवाल्ड जो है वो ओबेज हिज मिस्ट्रेस कमांड एंड हेल्प हर इन हर कॉन्स्पिरेसीज। वो उसकी कॉन्स्पिरेसीज में, अपनी जो गॉनविल है उसकी कॉन्स्पिरेसीज में उसकी मदद करता है। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट लाइंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइंस, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है।
थोड़ी थोड़ी समझाता भी चलूंगा। कॉर्डेलिया जब कहती है नथिंग, कि मुझे कुछ भी नहीं बोलना है आपके बारे में, तो लियर बोलता है नथिंग कैन कम ऑफ नथिंग, स्पीक अगेन। वो कहता है अगर तुम कुछ नहीं बोलोगी कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तो वो बोलता है कि दोबारा बोलो। ये कौन बोलता है? ये लियर बोलता है। और ये कौन बोलता है? कॉर्डेलिया। अब देखो ये एडवर्ड, एडवर्ड कौन होता है? बास्टर्ड होता है। वो बोलता है नाउ गॉड्स स्टैंड अप फॉर द बास्टर्ड। वो ऐसा विनती करता है भगवान से कि जो बास्टर्ड सन है वो उसके लिए आप खड़े हो। तो ये एडवर्ड बोलता है। ये देखो हाउ शार्पर देन अ सर्पेंट्स टूथ इट इज टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड। जब लियर को रियलाइज होता है उसकी जो बेटियां हैं उन्होंने उसे धोखा दे दिया है, तब वो कहता है कि एक थैंकलेस चाइल्ड जो है वो ज्यादा शार्प होता है एक सर्पेंट की टूथ से। ये कौन बोलता है? लियर बोलता है। अगली लाइन है, ये फूल ने बोली है दाउ शुडस्ट नॉट हैव बीन ओल्ड टिल दाउ हैडस्ट बीन वाइज। ये फूल बोलता है, अच्छी लाइन है। देखो इसके बाद क्या है? ब्लो माइंड्स एंड क्रैक योर चीक्स वेज ब्लो योर कैटरैक्ट्स एंड हरिकेन्स। ये लियर बोलता है। इसके बाद अगली लाइन है आई एम अ मैन मोर सिन्ड अगेंस्ट एंड सिनिंग। ये भी लियर बोलता है। ये आई भी एग्जाम में लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसे यूज भी किया है थॉमस हार्डी ने अपने नॉवल में। एक नॉवल उन्होंने लिखा था, एग्जैक्टली अभी मुझे नेम याद नहीं आ रहा है, जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा। एज फ्लाइज टू बैंटन बॉयज आर बी टू द गॉड्स दे किल फॉर अस फॉर देयर स्पोर्ट। हाँ, मुझे नाम ध्यान आ गया, टेस ऑफ दी अरबी ब्लेस एक नॉवल था थॉमस हार्डी का, उसमें उन्होंने ये लाइन्स जो है वो यूज किए हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछी गई है, ग्लूसेस्टर ने बोली थी। एज फ्लाइज टू द बैंटन बॉयज आर बी टू द गॉड्स दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट्स। मतलब कहना ये चाह रहा है इसमें ग्लूसेस्टर कि जैसे बैंटन बॉयज के लिए मक्खियां होती हैं ऐसे ही हम लोग गॉड्स के लिए मक्खियों की तरह ही होती हैं, वो बस अपना खेल खेल में हमको मार देते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन शुड अनडू एक्सेस एंड ईच मैन हैव इनफ। ये किसने बोला था? ये भी ग्लूसेस्टर ने बोला था। इसके बाद जो अगली लाइन है वो लियर ने बोली थी। दे टोल्ड मी आई वाज एवरीथिंग दिस अ लाई आई एम नो एज प्रूफ। ओके, ये किसने बोला है? लियर ने बोला है। गेट द ग्लास आइज एंड लाइक अ स्कर्वी पॉलिटिशियन सीइंग टू सी द थिंग्स दाउ डस्ट नॉट। ये भी लियर ने बोला है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज्यादा। व्हेन वी वॉन वी क्राई दैट वी कम टू दिस ग्रेट स्टेज ऑफ फूल। ठीक है, ये क्या है? लियर ने बोला है। ये जो लाइन है ये एडगार ने बोली है, ठीक है। मैन मस्ट एंड्योर देयर गोइंग हैंड्स इवन एज देयर कमिंग आइदर, ठीक है। अगली लाइन जो है वो लियर ने बोली है। व्हेन दाउ डोस्ट आस्क मी ब्लेसिंग्स आई विल नील डाउन एंड आस्क ऑफ दी फॉरगिवनेस। ये किसने बोला है? लियर ने बोला है। Why should a dog, a horse, a wet life and thou no breath at all? ये भी किसने बोला है? लियर ने बोला है। नेक्स्ट लाइन है वो एडगार ने बोली है। We that are young shall never see so much nor live so long। ये किसने बोला है? एडगार ने। तो ये आज का प्ले था किंग लियर। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, आप उसको क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो हम अगला प्ले हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मैकबेथ। इसके साथ ही आपकी जो विलियम शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं वो कवर हो जाएंगी। उसके बाद हम इनकी कॉमेडीज को पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट इन योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।